So this is how you are going to calculate the area of a triangle. ठीक है, this is how you are going to calculate the area of triangle with the help of determinants. अगर आप इसको expand करते हो तो आपको वही फॉर्मूला मिलेगा जो आपको मिलता था क्लास 10th में, जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो फॉर्मूला था. जैसे कि एक बार आप इसको एक्सपैंड करो तो अलोंग कॉलम 1, इसको एक्सपैंड करो अलोंग कॉलम 1, तो देखिए तो एरिया कितना आ रहा है. तो दैट इज कमिंग आउट टू बी हाफ. पहला x1, उसके लिए माइनर हो जाएगा y2 इंटू 1 माइनस y3 माइनस 1. तो बेसिकली इट विल बी y2 माइनस y3. उसके बाद आएगा माइनस, अब आएगा x2. अब x2 के रोज और कॉलम्स को हटा दीजिए तो आपको दिख रहा होगा y1 माइनस y3, y1 माइनस y3. अब वहां पे क्या होता था कि आप लोगों को यहाँ पे प्लस x2 दिखता था, तो जब आप इस माइनस को अंदर भेजोगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा. तो बेसिकली प्लेन एंड सिंपल साइक्लिक ऑर्डर में ये चल रहा होगा. एंड लास्ट में प्लस x3, एंड x3 के साथ आ रहा है y1 माइनस y2. तो आप समझ सकते हो कि दिस इज ऑलमोस्ट क्या, दिस इज एग्जैक्टली द सेम दैट वी हैव लर्नड इन क्लास 10th. ये वही फॉर्मूला है. ओके, नेक्स्ट, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर 3 पॉइंट्स है, आपने उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया है और वो एरिया का वैल्यू 0 आ रहा है, तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे. कोलिनियर का मतलब क्या होता है? दैट दे ऑल आर लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन. सारे जो पॉइंट्स है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाइक कर रहे हैं, तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा. और ये कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, इसीलिए उसका एरिया क्या हो रहा है? एरिया हो रहा है 0. ठीक है. नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन. अगेन दोनों में से कोई भी आता है एक एक नंबर के लिए. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2. अगर दो पॉइंट्स से हमको एक स्ट्रेट लाइन पास कराना है, तो एक तो आप लोग इसको जानते हो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में 11th में जो पढ़े थे, यहाँ पे आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो और ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगा. और डिटर्मिनेंट मेथड से हम क्या करते हैं? ये कुछ ऐसा रहता है कि हम लेट्स से दिस इज द लाइन. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है x1, दिस पॉइंट इज x1 y1, दिस पॉइंट इज x2 y2. हमको इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है उसका इक्वेशन पूछता है क्वेश्चन. हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं विच इज x, y. x, y इज एनी रैंडम पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन. अब क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो रहे हैं, तीनों के तीनों पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 0. तो इसीलिए ये कैलकुलेट किया गया है. So again this is completely based on area of triangle. इसको ऐसे मत सोचना कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है. नहीं, आप उसके ऊपर का एक रैंडम पॉइंट लेते हो उसी लाइन के ऊपर का, प्लस 2 पॉइंट्स हमको ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक तरीके से कोलिनियर हो जाते हैं. कोलिनियर होने के कारण आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इज इक्वल टू 0 करते हो. आपको एक चीज आ रही होगी मन में कि हाफ कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्मूला में हाफ लगा हुआ है, बट यहाँ कोई हाफ क्यों नहीं है? तो गाइस इस केस में इट इज वेरी क्लियर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज 0 होगा. तो आप ये कह सकते हो कि हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड भेज दिया गया. 0 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहां पे 0 ही रहेगा. ओके, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है क्या? क्या आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 कर लिया था? टेल मी एनी डाउट्स इन 4.3 गाइस? एक्सरसाइज 4.3 में कोई डाउट? एनीवन सॉल्व किया था? एनी डाउट्स इन एक्सरसाइज 4.3? आप अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस. मतलब कि बहुत बार 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो इस पे आया हुआ है.
आपको सिंपली दे देगा। जनरली 2 क्वेश्चन मैंने देखे हुए, 3 पॉइंट्स देकर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा या फिर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछेगा। अनुष्का, मैंने जो होमवर्क दिया है वो 4.3 से दिया है। 4.2 वाले कौन सा कह रहे हो, मैं समझा नहीं। 4.2 का तो मैंने पूरा डीएसएस किया था परसों शाम को। क्या आप वहां पे प्रेजेंट थे? 3 घंटे का डीएसएस चला था। ओम, बार बार अनम्यूट कर रहे हो। परसों शाम को 3 घंटे का डीएसएस चला था। आई थिंक 2 घंटे 45-50 मिनट के आसपास का डीएसएस चला था। एंड यहाँ से मैंने अनिमेश को देखा था और आर्यन को देखा था। और वैसे आर्यन और अनिमेश दोनों कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे थे, वो बस वहां पे जुड़े हुए थे। एंड इट वाज कंप्लीटली एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा। स्टार्टिंग में आप में से कुछ लोगों ने अपने डाउट्स वगैरह पूछे थे, बट वो स्टार्टिंग के डाउट्स एनसीईआरटी वाले थे। उसके बाद ही मुझे दिख गया था कि कौन कितना पढ़ाई करके आया था। ओके, बढ़ते आगे फिर। इसमें कोई डाउट नहीं है तब। हाँ, देन आई डिस्कस्ड अबाउट, मैंने ये डिस्कस किया था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। इफ यू रिमेंबर, सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, उनको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिनका डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर के लिए अगेन। फिर बात किया था हमने कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट, मतलब कोफैक्टर तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कोफैक्टर एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में बात किया था। तो कौन बताना चाहेगा? एनीवन? आर्यन, कोफैक्टर मैट्रिक्स याद है क्या बताया था मैंने? हाँ बताइए। व्हाट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स? बताइए, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। सर जैसे कि मतलब एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A11 A12 AB2 या फिर A2 B22, तो फिर उसका जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा जैसे कि उसको हम C लेट कर लेंगे। जो C होगा ना वो A11 का कोफैक्टर होगा। A11 का कोफैक्टर होगा। A11 तो एक एलिमेंट हो गया। C11 आएगा वो A11 का कोफैक्टर होगा। ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले एक दो छोटी मोटी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ अनुष्का, एंड बाकी लोगों के लिए भी, कि हम लोग जो कोफैक्टर एंड एडजॉइंट की बात करते हैं ना, वो डिटर्मिनेंट के लिए बात नहीं करते। वो डिटर्मिनेंट के लिए बात नहीं करते, वो हम बात करते हैं किसके लिए? मैट्रिक्स के लिए बात करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, इट्स कोफैक्टर एंड एडजॉइंट मैट्रिसेस। कोफैक्टर एंड एडजॉइंट मैट्रिसेस, तो कहीं ना कहीं दीज आर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। जैसे कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, तो जैसे हमारे पास मान लो एक नॉर्मल मैट्रिक्स है ए, और उसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21 एंड A22। अब ये इसके एलिमेंट हो गए, ये मैट्रिक्स के अंदर के ये A11, A12, A21, A22, ये तो इसके एलिमेंट्स है यार। अब अगर हम इसके जगह पे इनके कोफैक्टर्स को रिप्लेस करते, मतलब A11 के जगह पे C11 डाल दें, अब ये C11 क्या होगा, तो A11 का कोफैक्टर होने वाला है। यहाँ पे लिखेंगे C12, ये A12 का कोफैक्टर होगा। C21 ये A21 का कोफैक्टर हुआ, एंड C22 ये A22 का कोफैक्टर हुआ। तो बेसिकली हमने क्या किया,
हम एक नया मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसके एलिमेंट्स क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। तो जब एक नया मैट्रिक्स बनाया जा रहा है जहां पे पोजीशन में पुराने एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को लिखा जा रहा है, तो इसको बोला जाता है एक कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको बोला जाएगा क्या? इसको बोला जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। और जब हम इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं, सॉरी ट्रांसपोज लेते हैं, तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट इज बेसिकली सी का ट्रांसपोज। ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है? ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं? तो ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम्स बना देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? उस हिसाब से यहाँ पे जो हमारा रो 1 है C11 और C12, ये मेरा कॉलम 1 बन जाएगा। C11 C12, ये मेरा रो 1 जो था वो मेरा कॉलम 1 बन गया। सिमिलरली ये जो मेरा रो 2 था वो अब मेरा कॉलम 2 बन जाएगा। तो C21 एंड C22। ठीक है, सो दिस इज एडजॉइंट। इज दिस क्लियर गाइस? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले दो मतलब एक्सरसाइज 4.5 एंड 4.6 के लिए। एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके का सिली मिस्टेक एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स? मेनली देखो, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलकर कोई चीज हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में सीधा बोला गया है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज है। वो थोड़ा सा लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, मैं पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स को समझाता हूं क्योंकि बड़ा इजी रहता है। हर एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर्स को डाल दो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो एक काम कीजिए, मैं एक रैंडम सा यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, आप सबसे पहले तो उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करके बताओ। एक रैंडम सा फाइंड द एडजॉइंट ऑफ, लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए, चलिए जल्दी से आप इसका एडजॉइंट निकाल कर बताओ, हरी अप। क्योंकि एक्सरसाइज 4.5 एंड 4.6 शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जहां पे एडजॉइंट आपको निकालना नहीं पड़ेगा। इनवर्स के तो सारे क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ट्राई कीजिए जल्दी से। Rivansh, I think you did not listen to my question. My question is to find out the adjoint of this. An adjoint is a matrix. You are saying zero, but zero first of all मैंने आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, don't do these kind of silly mistakes. आप में से डीएसएस में बहुत लोग नहीं थे, तो आई हैव डिसाइडेड कि विल हैव अ पीटीएम विद योर पेरेंट्स ऑनलाइन। टुडे आई विल बी गिविंग द नेम्स जिनके घर पे कोऑर्डिनेटर्स कॉल करेंगे, टाइमिंग फिक्स कराएंगे एंड देन आई विल स्पीक टू देम। तो यहाँ से मान के चल सकते हो कि लगभग 14 से 15 स्टूडेंट्स के घर पे बात करूंगा मैं। सौरभ सभी रहेंगे साथ में, नीलम भी मोस्ट प्रोबेबली रहेगा।
बिकॉज गाइज आई थिंक आप लोग सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हो। आपके पेरेंट्स इतना खराब सिचुएशन में भी बाहर निकल रहे होंगे काम करने के लिए, ठीक है, एंड आप लोग क्या कर रहे हो, तो प्रॉपरली होमवर्क तक नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए ना क्या चल रहा है। वो अपने जान पे अभी रिस्क ले रहे हैं और आप लोग इतने महान हो गए हो कि 1-2 घंटा 2.5 घंटे का होमवर्क नहीं कर रहे हो। तो बनता तो है ना सबके घर पे फोन जाना। कितने लोगों ने कर लिया? सौरभ, आपके परफॉर्मेंस में मुझे सबसे ज्यादा डिप दिखा यहाँ पे। जितने लोग हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा डिप परफॉर्मेंस में मुझे आप में दिखा है। तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन माय रडार। Divyanshu, second person who's on my radar. I'll definitely speak to your parent and I'll tell you how is your performance, which is absolutely worthless. वेरी गुड रोशन। रोशन, लेकिन थोड़ी सी गलती दिख रही है मेरे को। चेक करो तो एक बार खुद को, थोड़ी सी गलती दिख रही है। दीक्षा, ये तो गलत दिख रहा है मेरे को क्लियरली। एंड लेट मी टेल यू, ये वाली जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं एडजॉइंट, ये हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था। इट्स नॉट दैट वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। रोशन, बस थोड़ी सी गलती है, मतलब माइनस प्लस का गलती कर रहे हो, बाकी आपने वैल्यू सही लिखे हैं। दीक्षा, आप अपना पूरा कैलकुलेशन चेक करो। आर्यन सही है। ओम, आर्यन बीच में थोड़ी सी गलती हो रही है, ठीक से देखो एक बार। ये इसमें क्या है ना आर्यन, थोड़ी सी भी गलती होगी ना अच्छे खासे नंबर कट जाएंगे। ओम, मेरे ख्याल से आपने सही लिखा हुआ है। एक बार रुको, चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड ओम, आपके सारे सही है।
अंशु, आशुतोष, मुस्कान एंड सौरभ, आप लोग एकदम होपलेस हो गए हो। आप लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन करना भी वेस्ट लगता है। इट्स बेटर कि आप लोग अपना थोड़ा सा एटीट्यूड को चेंज कर लो, थोड़ी सी पढ़ाई करने लग जाओ, वरना बोलो तो मैं अभी यहाँ पे लिख कर दे देता हूँ कि आप सब फेल कर रहे हो 1 साल बाद। ठीक है, 4 लोगों का नाम लिया हो। यू गाइज आर रियली होपलेस राइट नाउ। आई मीन आप अगर इस एटीट्यूड के साथ चलोगे ना, क्या होगा मैं बता रहा हूँ, मैं पीछे पढ़ूंगा, कुछ दिन के बाद आई लीव, और जब मैं छोड़ूंगा ना तो उसके बाद आई विल रियली डोंट केयर वेदर यू live or die, whether you pass or fail. Trust me. So start responding, start paying attention, start solving the questions, or you guys can simply leave, no problem. अंशु, इट्स नॉट अबाउट लास्ट क्लास में प्रेजेंट था नहीं था, रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड किया था, रिकॉर्डिंग देखे थे ना लायक। मैं हर क्लास के बाद खुद से रिकॉर्डिंग अपलोड करके ग्रुप पे डालता हूँ। आप लोग बस ये भला मनाओ कि ये ऑनलाइन है, एंड आई थिंक 1 महीने की बात है, आफ्टर 1 मंथ दिस विल बी ऑफलाइन। और मैं उस टाइम पे लड़का लड़की नहीं देखता, अगर आपने काम किया हुआ है देन यू विल सिट इन माय क्लास, वरना यू विल बी आउट ऑफ द सेंटर। उस टाइम पे घर पे फोन करो, पेरेंट को बुलाओ, पेरेंट आएगा, उसके बाद तुम निकलोगे उधर से। दिस इज अ वार्निंग स्पेशली टू आवर मेजर डिफॉल्टर्स अंशु, आशुतोष, मुस्कान एंड शुभम। बेटा मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। या तो तुम लोग पढ़ना शुरू कर दोगे या तुम लोग पढ़ाई पहले ही छोड़ दोगे। तुम्हारे पेरेंट्स को पहले ही पता चल जाएगा तुम्हारा लेवल क्या है। अनिमेश गलत है, चेक करो अनिमेश, ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है। सौरभ सही है। आर्यन, आर्यन चेक किए कहां पे गलती हो रही है। अनुष्का बहुत बड़े बड़े वैल्यूज लिख रहे हो। आयुष, अच्छा आपने A11 A22 करके दिया। आयुष बीच में गलती दिख रही है मेरे को बहुत ज्यादा। चलो चलो मैं अब डिस्कस करता हूँ, पता चले आप लोगों को कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। देखिए मैं एक बड़ा सा पहले मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, बड़ा सा एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। दिव्यांशु अभी तक सॉल्व नहीं हुआ होगा ना आपसे। यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है, लोग को फैक्टर के साथ साथ ट्रांसपोज पे भी ध्यान देने लगते हैं, बट मैं कहता हूं कि पहले आप को फैक्टर्स मैट्रिक्स लिखो फिर उसका ट्रांसपोज करो। ठीक है, पहले को फैक्टर मैट्रिक्स लिखो उसके बाद ट्रांसपोज करो। तो जैसे कि यहाँ पे बात करें अगर हम 1 के लिए, तो 1 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, this will be 9 into 5 minus 8 into 6, 9 into 5 minus 8 into 6, right? ऐसे ही करेंगे ना, this will be 9 into 5 minus 8 into 6, तो 9 into 5 45 हो गया, 8 into 6 48 हो गया, 45 minus 48, 45 minus 48, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 into 5 minus 8 into 6। ठीक है, मैं एक बार ये पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूं ताकि जहां जहां पे आपसे गलती हो रही है आपको पता चले। नेक्स्ट, मान लो मैं उसके नीचे वाला, अब 4 की बात कर रहा हूं, 4 का कोफैक्टर क्या लिखेंगे, तो 4 के कोफैक्टर के लिए क्या होने वाला है, ये रो को हटाया, इस कॉलम को हटाया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 9 minus 8 into 3, ये हो जाएगा 2 into 9 minus 8 into 3। लेकिन यहीं पे लोग जल्दी जल्दी में गलती करते हैं, क्योंकि जो 4 है दैट इज A21, तो उसका I प्लस J करोगे तो 2 + 1 3 हो गया, तो -1 का पावर क्या होगा, -1 का पावर होगा ऑड। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अब आप यहाँ पे एक माइनस लगाओगे, फिर लिखोगे 2 into 9 minus 8 into 3। Am I clear everyone? Because we are writing the cofactors, हम माइनर नहीं लिख रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
दिव्यांशु गलत है, जो वैल्यूज भेजो गलत है, रिवांश सही है। नेक्स्ट, अब आप बात करते हैं 7 का। तो 7 के लिए क्या करोगे, पहले 7 का रो हटाओगे, 7 का कॉलम हटाओगे, जो बचा 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 3, 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 3। अब क्योंकि वहां पे प्लस रहेगा तो इसलिए हम माइनस लगाने की वहां पे कहने के लिए जरूरत नहीं है। सो 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 3। उसके बाद आते हैं अगले वाले पे, पता चल गया आप लोगों को। सो वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द कोफैक्टर्स और उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे। अब जैसे कि मान लो 2 हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 के लिए क्या करोगे आप, तो दिस इज 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6। बट वहां पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो गाइस, एक तो आप क्या कर सकते हो, क्लियरली एक बार डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस कहाँ पे आएगा। तो एक माइनस यहाँ पे आएगा, एक माइनस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ठीक है, जिस नंबर्स के ऊपर लिख रहा हूं ना वहां पे माइनस आने वाले हैं। तो बस इसको ध्यान रखो, बाकी सब जगहों पे प्लस है। तो माइनस लगाए, माइनस लगाने के बाद 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6। उसके बाद आते हैं नीचे 5 वाले के ऊपर। तो 5 के लिए क्या रहेगा, 5 के लिए दिस और इसको हटा दिया, तो ये हो गया 1 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 3, 1 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 3। फिर 8 के लिए 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3, 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3। वहां पे माइनस दिख रहा है ना, तो आप ब्रैकेट लगाकर उसके आगे फिर माइनस लिख दो। फिर आते 3 के लिए, तो 3 का पहले रो को हटाओ, कॉलम को हटाओ, क्या बचा 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5, 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5। उसके बाद 6 के लिए क्या होगा, तो 6 का पहले कॉलम हटाया, रो हटाया, तो ऊपर 1 8 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 7 उस 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 2। एंड देन लास्ट में 1 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2। ओके, अब इसकी वैल्यूज फटाफट कैलकुलेट करते हैं। सो 45 माइनस 48 दैट इज द माइनस 3। उसके नीचे 18 माइनस 24 इट्स माइनस 6, बट उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो दैट बिकम्स प्लस 6। देन वी हैव अ 12 माइनस 15 माइनस 3। देन यहाँ पे 4 इंटू 9 36 माइनस 42 दैट इज अ माइनस 6, बट उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो यू गेट अ प्लस 6। Similarly 1 into 9 minus 7 into 3, so that is 9 minus 21, you get a minus 12. Then we have 6 minus 12, that is minus 6, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो बन गया प्लस 6। नेक्स्ट 4 into 8 minus 7 into 5, so that is 32 minus 35, वहां पे मिला minus 3। Then 1 into 8 minus 7 into 2, तो 8 minus 14, 8 minus 14 is minus 6, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो you get a plus 6 here। Then we have 1 into 5 minus 4 into 2, so 5 minus 8, 5 minus 8 will be equal to minus 3। ठीक है, अब हमको इसका ट्रांसपोज करना है, तो दिस इज नॉट माई आंसर, इसका मुझको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रो को कॉलम्स के साथ अरेंज करते हैं। लकीली यहाँ पे ये कह सकते हो कि वी गॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वी गॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करने पे भी आपको वही मिलने वाला जो मुझे दिख रहा है। जैसे अब कहने के लिए ये जो रो 1 है, ये जो रो 1 दिख रहा है, अब ये क्या बन जाएगा, ये मेरा कॉलम 1 बन जाएगा। ठीक है, तो we'll have a minus 3 here, minus 3 here,
6 here, again a -3. Similarly अगला जो दिख रहा है ये मेरा अब कॉलम 2 बन जाएगा, तो इसको हम यहां लिखेंगे. So this is a 6 minus 12 and again a 6. And lastly इसको यहां लिखेंगे. So -3 6 -3, ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट. ठीक है, आई बिलीव सबको पता चल गया होगा. तो गाइस इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. दोबारा एक और इस तरीके का क्वेश्चन देना विल बी वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द क्लास, बट आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, बिकॉज अगर हम इनवर्स निकाल रहे हैं ना विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में ये वाली चीज होती है और यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं. ध्यान से देख सकते हो, द वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यूज थे दे वर सिंगल डिजिट वैल्यूज, बट कैलकुलेशंस के दौरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक भी माइनस ऊपर नीचे आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, प्रोसेस भले ही आप सही फॉलो कर रहे होगे, बट एक छोटा मोटा गलती के कारण अच्छे खासे नंबर लूज हो जाएंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. क्या किया है हमने पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट किया और फिर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया हुआ है. उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया हुआ है. ठीक है, सो नाउ यस, बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में कितने मार्क्स का आता है? देखो इनवर्स निकालने का क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ये आता है 4 नंबर के लिए. ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर. अगर 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है रिवांश, तो वो 2 नंबर के लिए आता है. जैसे कि इसकी बात करते हैं, ये वाला आपके एनसीईआरटी से कट किया हुआ है, हम इसको फॉलो करेंगे. जस्ट गिव मी 1 मिनट. हाँ, तो मैं कह रहा था कि 2 नंबर के लिए 2x2 आता है. ठीक है, 2 नंबर के लिए 2x2 रहता है, और सिर्फ एडजॉइंट निकालना नहीं गाइस. एडजॉइंट निकालने के लिए दिया तो दैट विल बी ऑफ 1 मार्क्स अगर ये वाला रहता है. इनवर्स निकालने दिया तो दैट विल बी ऑफ 2 मार्क्स. एंड मैं एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा, पास्ट के क्वेश्चन दिखाऊंगा. वैसे भी अगर आप आर.एस. अग्रवाल या आर.टी. शर्मा को सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम आइडिया को सॉल्व कर रहे हो, तो वो क्वेश्चंस के ब्रैकेट में वो लोग लिखते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, कितने नंबर के लिए आया हुआ है, तो वहां पे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, एग्जाम आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा में जनरली मार्क्स नहीं मेंशन करते, वो सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन है कि नहीं वो मेंशन करते, सीबीएसई और ईयर लिख देते हैं. एग्जाम आइडिया वगैरह में वो क्या है कि 1 मार्क क्वेश्चंस लिखता है, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस डालता है, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चंस को डालता है. ठीक है, चलो तो गाइज अब आते हैं इसके ऊपर. इसको मैं समझाने से पहले ना क्यों ना एक जल्दी से आपको एक छोटा सा काम देता हूं. जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ एक 2x2 मैट्रिक्स रखता हूं यहां पे. ठीक है, 1 2 3 4. इसका जल्दी से एक बार एडजॉइंट कैलकुलेट करो तो एवरीवन. हाँ दिव्यांशु, 1 नंबर में आता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं. जल्दी से एक बार इसका एडजॉइंट क्लिक करो, कैलकुलेट करो. हर्षित आप बताओगे इसका आंसर मुझे. सौरभ गलती है, सौरभ चेक करो, थोड़ी सी गलती हो रही है. अब ठीक है, दिव्यांशु ठीक है, सौरभ ठीक है, निखिल गलत है. निखिल चेक करो, थोड़ी सी गलती कर रहे हो. आयुष ठीक है. अनिमेश गलत है. ओम सही. अनुष्का गलत.
आर्यन गलत। देवांश सही है, अभिषेक सही है, रितेश गलत, निखिल अभी भी गलत है। ये रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ बॉयज की तरफ से आ रहा है, गर्ल्स में से कोई रिप्लाई नहीं आया है। दीक्षा एंड मुस्कान एंड नीलू, सो रहे हो क्या तीनों के तीनों? ओके चलो, बोलने के साथ रिप्लाई आया है। नीलू अगर आपने वो माइनस लिखा हुआ है तो ठीक है। अनिमेश अब सही है। रितेश अभी भी गलत है, चेक करो। मुस्कान सही है, दीक्षा सही है, अंशु सही। चलो तो हाँ, आधी से ज्यादा क्लास ने कर लिया है। यहाँ पे आपका फंडा क्या रहेगा? अगर हम पहले एक बार नॉर्मल प्रोसेस से जाए, एक बार हम लोग अगर नॉर्मल प्रोसेस से जाए तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो बेसिकली उस एडजॉइंट में क्या होगा कि वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। अब अगर सर मैं मुझे बताना था। हाँ बताओ बताओ हर्षित। सर आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं। हाँ बताओ बताओ बताओ, भूल गया था। वन का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे मेरे को समझाओ, बाकी सबको समझाओ एक्चुअली। सर रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 4 बचेगा। हाँ, रो और कॉलम को हमने इस तरीके से एलिमिनेट किया तो बचा 4, राइट। 4 और तो साइन तो आगे प्लस होगा। साइन प्लस होगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट। और सर इसका निकालेंगे 2 का, तो रो कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 3 बचेगा। 2 और इसको एलिमिनेट किया तो 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। उसके बाद नेगेटिव साइन होगा। नेगेटिव साइन होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो i प्लस j का वैल्यू 3 हो गया, ऑड होने के कारण वो माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट 3 के लिए बताओ। सर 3 के लिए रो कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो सर 2 आएगा। हाँ 2 आया, तो साइन नेगेटिव, ठीक है। और लास्ट वाले के लिए सर 1 आएगा, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब इसको हमको ट्रांसपोज करना है ना, ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा? सर ट्रांसपोज करने के बाद मेरा मैट्रिक्स आया है 4, रो बता रहा हूँ, रो वाइज 4 और -2 और सेकंड रो में -3 and 1। -3 and 1, ठीक है। इतना डर के क्यों बोल रहे थे ये वाले पार्ट पे? सिंपल सा ये देखो ना कि आपने क्या किया, आपने इस कॉलम को उठाया और आपने इसको पहला रो बना दिया, तो पहला कॉलम आपका पहला रो बन गया। फिर आपने क्या किया, आपने दूसरा रो उठाया, इस दूसरे रो को आपने क्या किया, दूसरा कॉलम बनाया, ठीक है। और हो गया आपका एडजॉइंट। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो मैंने आपको 1 2 जो मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए दिया था। अनुष्का अभी भी थोड़ी सी गलती दिख रही है आप में। अंशु सही है, आशुतोष सही है। आशुतोष थोड़ा सा स्पीड पे वर्क करो आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वैल्यूज वही है, 1 2 3 4 है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 1 2 3 4 ही है, बट पोजीशन इंटरचेंज हुए हैं, कहीं कहीं पे माइनस आया है। तो ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन था 1 2 3 4, ठीक है। और मेरा एडजॉइंट में क्या आया है, तो 4 -2 -3 -1। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या, तो ये 1 और 4 ये इंटरचेंज हुए हैं, 1 और 4 इंटरचेंज हुए हैं, राइट। और इनके साथ क्या हुआ है, तो इनका खाली साइन चेंज हुआ है। वो तो इंटरचेंज हो गए सीधा का सीधा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। तो जनरली जब ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, जब आपको बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है ना, जिसमें आपको लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा, 1 लाइनर की बात कर रहा हूं, तो वहां पे हमको एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे पहले कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट नहीं, मैं सीधा क्या करूंगा, सीधा आई कैन फॉलो दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स है और हम इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स a11 और a22 को इंटरचेंज करोगे। देखो यही लिखा हुआ है, इसको इंटरचेंज करोगे। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, उनके पोजीशंस में दूसरे एलिमेंट चले जाएंगे। मतलब a11 आ जाएगा यहाँ पे और a22 आ गया यहाँ पे, तो a11 और a22 ने अपने पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया।
बचा ये वाला A12 और A21, ये क्या करते हैं, तो ये अपना साइन चेंज करते हैं खाली, मतलब वैल्यू वही रहेगा। अगर 5 और 3 था तो -5 -3 हो जाएगा, अगर 5 और -3 था तो -5 और +3 बन जाएगा। ठीक है, दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ। क्लियर है, इसको याद रखिएगा स्पेशली फॉर 1 मार्क। बढ़ते हैं आगे गाइस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, वैसे आपको ये प्रॉपर्टीज को सिर्फ और सिर्फ याद रखना होता है, स्पेशली दिस वन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कहता है कि एक मैट्रिक्स ए को अगर आप उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम देता हूं, मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी ना आप लोग खुद ही समझ जाओ, आपको फिर याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कि मैं आपको एक सिंपल सा एक यहाँ पे एक केस लिख रहा हूं, A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये मेरा हो गया ए मैट्रिक्स। आप लोग और इसका कोफैक्टर लिख रहे हैं, हम लोग इसका कोफैक्टर लिख रहे हैं, इसका एडजॉइंट लिख रहे हैं, एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट जब निकलेगा ना तो C11 यहां रहेगा, C12 यहां आ जाएगा, C21 यहां रहेगा, C22 यहां आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार यहां पे A इंटू अपनी नोटबुक में जल्दी से A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो मतलब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन से क्या मिलेगा, A इंटू एडजॉइंट A, दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आपके नोटबुक में क्या आ रहा है, कैलकुलेट कीजिएगा। Everyone, try it out in your copy. और एक चीज याद रखिएगा, जब आप लोगों को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने दिखाया था डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के टाइम पे क्या था गाइस, याद करना, हम कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते थे। तो इट वाज बेसिकली समेशन ऑफ aij इनटू cij। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते थे, तो रो वाइज या कॉलम वाइज एक्सपैंड करते थे और उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से ऐड करते हुए चलते थे, राइट। तो जैसे कि मान लो कि हमारा 3x3 मैट्रिक्स था, तो 3x3 मैट्रिक्स था, तो वो क्या हो जाता था, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। Yes, Animesh, exactly. हर्षित कैमरा ऑन करके दिखा रहे, चलो अच्छी बात है। ओके, आई बिलीव लोगों ने कर लिया होगा। हाउ डू यू परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो रो इनटू कॉलम ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इनटू सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो यहां पे क्या होगा, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट रो है, ये इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12। ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए क्या करोगे आप, सेकेंड रो को जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो को जब सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 मिलता है ना, यहां से 2 पिक के यहां से 1 पिक के, तो बेसिकली हमको इसके प्रोडक्ट में 2 1 वाला आएगा, तो हमको मिलेगा A21 इंटू C11 प्लस A22 इंटू C22। ओके, देन नेक्स्ट अगर बात करें, अब मैं यहां इसका वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो ये क्या है, ये हो गया मेरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहां से फर्स्ट रो को उठाता हूं और यहां से सेकंड कॉलम को उठाता हूं ना, तो अब ये बनेगा A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22। ठीक है, एंड फाइनली
सर वहाँ C11 C12 होगा। थैंक यू यार। तो फाइनली अगर इधर बात करें तो ये इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22। ठीक है, राइट। आई थिंक सबने अपनी कॉपी में इतना किया होगा। अब याद करो गाइस, कोफैक्टर्स में जब हमारी पहली क्लास हुई थी डिटर्मिनेंट्स की, जब हमारी पहली क्लास हुई थी डिटर्मिनेंट्स की, और हमने मैट्रिसेस क्या कोफैक्टर्स क्या होता है, माइनस क्या होता है, एंड कोफैक्टर्स के हेल्प से हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमने ये पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब एक एलिमेंट को मान लो कि हमने रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो रो 1 में जितने भी एलिमेंट है, जब उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हुए चलते हैं, तो जो सम निकल कर आता है वही मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता था। एम आई करेक्ट? वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता था कि नहीं ओम? याद कीजिए सबसे पहले, अगर मैं जैसे कि A11 को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, C11 के साथ, A12 को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, A13 को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका जो सम होता है एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए, वो आपको उसका क्या बताएगा? डिटर्मिनेंट बताएगा। लेकिन अगर मैं रो उठा रहा हूं, फर्स्ट रो उठा रहा हूं, तो A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेट्स से सेकंड रो या थर्ड रो के कोफैक्टर से, तो मैं A11 को लेट्स से C21 सेकंड रो के उस एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पे C22 प्लस यहाँ पे C23। अब इसके कारण मेरा वैल्यू कितना आता है इसका बताओ? किसी भी मैट्रिक्स के लिए, कोई भी 3x3 मैट्रिक्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है? यस रोशन, एग्जैक्टली, वेरी गुड। टेल मी गाइस इन द चैट बॉक्स, एक 3x3 मैट्रिक्स में अगर आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जाते हो, और अगर आप पहला रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हो, लेकिन आप पहले रो के एलिमेंट्स को सेकेंड रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर, सेकेंड रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तब क्या होता है? तब वहां पे वैल्यू जीरो आती है, तब आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं मिलता, हमेशा वैल्यू जीरो आती है। I think everyone has to remember this. This is something which we learned in the first class. अभी तक चैट में सिर्फ अनिमेश और रोशन ने बोला है कि जीरो होगा। याद कीजिएगा, जब हम एक रो के उसको कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। या फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब डिटर्मिनेंट आएगा। या फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब डिटर्मिनेंट आएगा। लेकिन अगर आपने कोई दूसरा रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, उस केस में आपका सम हमेशा जीरो आता है। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को यहाँ ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखो, लुक एट द फर्स्ट वन, इस पोजीशन को देखो, तो A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, तो ये क्या हो रहा है? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है? यहां से मुझे डिटर्मिनेंट A का वैल्यू मिलेगा, यहां से मुझे डिटर्मिनेंट A का वैल्यू मिलेगा। यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है? A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22, तो यहाँ पे एलिमेंट है फर्स्ट रो के, कोफैक्टर है सेकेंड रो के, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है? इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होने वाली है। सिमिलरली यहां देखिए, अब थर्ड पोजीशन पे यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड रो के एलिमेंट्स है, लेकिन फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स है। और लास्ट वाले पोजीशन पे क्या होने वाला है बताओ? तो लास्ट वाले पोजीशन में क्या होगा? तो फिर से डिटरमिनेंट आएगा, फिर से डिटर्मिनेंट आ जाएगा, क्योंकि हम अब सेकेंड रो के एलिमेंट्स को सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो फिर से डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स आया है जहां पे डायगोनल पोजीशन पे क्या है? डिटर्मिनेंट है, और नॉन डायगोनल पोजीशन पे क्या है? तो जीरोस है, राइट? तो अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? याद करो, जब हम मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं कोई चीज, तो सारे एलिमेंट से कॉमन निकलता है, वो सारे एलिमेंट से कॉमन निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम डिटर्मिनेंट A को कॉमन लेते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास? क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 1 0 0 1।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, which is an identity matrix. तो फाइनली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मेरा A into adjoint A, जब हम मैट्रिक्स एक A मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमको फाइनली क्या मिला, हमको डिटर्मिनेंट A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है। बात समझ में आ रही है सबको? आई थिंक ये थ्योरम इजीली समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे सेम डिटर्मिनेंट सेम प्रॉपर्टी को प्रूफ किया गया है एक 3x3 मैट्रिक्स को लेकर। इनफैक्ट ये तो जनरल, ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया, हाई लेवल निकल जाएगा ये कहने के लिए एक n ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए यहाँ पे प्रूफ किया गया है, एक n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए प्रूफ किया गया। ठीक है, तो फाइनली क्योंकि हमने 2x2 में देख लिया तो हमको और देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको इसको याद रखना होगा, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a। यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, दिस इज इनटू है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनटू है। तो जब हम एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर एक एडजॉइंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू इस केस में डिटर्मिनेंट A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाला है। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे डिटर्मिनेंट A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज माय वेरी फर्स्ट थ्योरम, और जो हम इनवर्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट उसमें इसी का यूज होता है। कैसे यूज होता है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। सेकेंड थ्योरम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, बहुत बार एक क्वेश्चन देखा हुआ है। अगेन यहाँ पे प्रॉपर इसका प्रूफ दिया हुआ है। ये कहता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो एलएचएस में क्या दिख रहा है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब क्या होता है, सोचो, एग्जांपल सोचो यार। मान लो कि आपके पास एक ऐसे मैंने मैट्रिक्स दिया है 3x3 का, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स रखे 2 3 4 5 6 8 9 10 13, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ यार एडजॉइंट ए जो यहाँ पे निकालोगे उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ए जो यहाँ पे निकालोगे उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब वो टाइम लगने वाला है। निखिल पूछ रहा है कि सर थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा निखिल, यहाँ पे कोई भी थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, मैथ्स में आई थिंक बोर्ड्स में मैंने कोई भी थ्योरम को प्रूफ करते हुए 12th लेवल पे नहीं देखा हुआ है। 10th में अपन ज्योमेट्री वगैरह में खूब करते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं रहता। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, याद है अच्छे से, उसका एप्लीकेशन सही तरीके से पता है, तो आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो गाइज अब सोचो, इमेजिन करो, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने में कितना टाइम लगता है और एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना, उसके बाद और एक काम बन गया। अब यहाँ पे ये जो थ्योरम है ये आपको हेल्प करता है, आपको एडजॉइंट ए निकालना नहीं पड़ता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ए, और वो रिलेशन क्या है कि कोई भी अगर n ऑर्डर का, कोई भी एक n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो so that is equal to वही मैट्रिक्स A to the power n-1, वही मैट्रिक्स A to the power n-1। इसको बहुत अच्छे से अगर एक बार बस रियलाइज करना है तो आप इसको यहां देख सकते हो। यहां देखिए तो अनिमेश नाम भी सबको शो हो जाता है। अरे सर वो आप मैट्रिक्स बना दिए हैं सर, ये मिस्टेक हो जाएगा समझने में। कहाँ पे? पीछे करिए, इसके पीछे सर, ये ए मैट्रिक्स बना दिया डिटर्मिनेंट की जगह। ओह, ये सारे सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक्स वहां पे होगा, टीचर नंबर काटेगा, ध्यान रखिएगा सबको। हाँ, तो वो तो मैंने सिंबल्स लिया था।
एक काम करते हैं, हमने कौन सा एग्जांपल देखा था ना जहां पे मैंने आपको एडजॉइंट निकलवाया था, हाँ यहाँ पे एक काम करिएगा, जो वो सेकंड थ्योरम है उसके प्रूफ की जगह पे हम उसका वैलिडिटी एक बार चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, मैं बता देता हूँ इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सेकेंड रो में सेकेंड रो इंटू 2 माइनस फर्स्ट रो करने से 2 रोज आइडेंटिकल दिख रहे हैं मेरे को, 2 रोज आइडेंटिकल दिख रहे हैं, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यार 0 आने के कारण तो हम फिर उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, 0 आने के कारण ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको उसका प्रूफ ही दिखा देता हूँ। तो बेसिकली लॉजिक क्या होता है, how did this formula came? So this formula came from this only, ये जो हमने पिछला वाला थ्योरम देखा है ना, a into adjoint a is equal to determinant a into this। तो गाइस याद करो, जब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, एक प्रॉपर्टी देखा था जहां पे हमने बोला था कि ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट होता है। कितने लोगों को याद है ये चीज? याद है? ग्रेट। तो अब यहां पे जब हम लोग के पास आया a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। जैसे यहां देखिए, यहां पे सिंपल पहले केस क्या लिया हुआ है, a इंटू एडजॉइंट a का कैलकुलेशन कैसे होता है, a इंटू एडजॉइंट a का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो यहां पे अब ये एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अभी क्या होता है, अभी क्या रहता है, ये जो हमने अभी प्रूफ किया था, तो LHS में भी एक मैट्रिक्स है, RHS में भी एक मैट्रिक्स है, राइट। अभी अगर आप यहां देखोगे तो LHS में भी एक मैट्रिक्स है और RHS में भी एक मैट्रिक्स है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, एग्जांपल के तौर पे ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कहने के लिए मैं अगर RHS को मल्टीप्लाई करूं तो RHS कैसा होता, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता। तो ये होने वाला था कुछ डिटर्मिनेंट a 0 0, फिर 0 डिटर्मिनेंट a 0, देन 0 0 डिटर्मिनेंट a, ठीक है। अब अगर हम टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स करें, टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स करें, तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको यहां पे रहेगा a इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, है कि नहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दोनों साइड में मैट्रिक्स लिखा हुआ था। अब हम दोनों साइड में मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने लगेंगे। दोनों साइड में मैट्रिक्स लिखा हुआ था, अब हम दोनों साइड के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्योंकि गाइस अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा, इसलिए पहले भी इक्वल टू का साइन था और अभी भी इक्वल टू का साइन हमने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अब अगर यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को यूज करते हो, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू दोनों का दो मैट्रिक्स, जैसे यहाँ a और b का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इनटू डिटर्मिनेंट b। अगर आप इसको यहाँ पे ट्रीट करते हो उसी तरीके से, तो आप इसको अगर b की तरह ट्रीट करो, थोड़ी देर के लिए b की तरह ट्रीट करो, तो इट्स लाइक a इनटू b का डिटर्मिनेंट, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट इंटू b का डिटर्मिनेंट। b बोलेंगे लेकिन लिखेंगे क्या, एडजॉइंट a लिखेंगे, तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट। और अगर आप राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो तो अब राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी लगाओ। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओ कि हम एक रो से एक एलिमेंट को कॉमन निकालते हैं,
जैसे आप देखो तो पहला रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकलेगा, दूसरा रो से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकलेगा, तीसरा रो से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकलेगा। तो टोटल 3 डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकलेंगे, तो इसलिए क्या बन जाएगा ये डिटर्मिनेंट ए का क्यूब। और अब बचा क्या अंदर, तो अंदर बचा 1 0 0 0 1 0 and then 0 0 1, which is a simple identity matrix, and identity matrix का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, that is 1, वो 1 होता है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है, तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का क्यूब। और अब अगर इस डिटर्मिनेंट ए को हम आरएचएस में भेज देंगे, अगर आप इस डिटर्मिनेंट ए को आरएचएस में भेज दोगे, तो यहाँ पे तो मेरे पास एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का क्यूब डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो फाइनली कितना हो गया, ये हो गया डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। फाइनली ये हो गया डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो अब ये प्रॉपर्टी अगर हम एक बार चेकआउट करें, तो ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, जहां पे n हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मैंने पिछला वाला एग्जांपल जो लिया था उसमें मैंने 3x3 का एग्जांपल लिया है, इसलिए मेरा वहां पे n, यहां अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ n के जगह पे मेरे को क्या पुट करना चाहिए, 3 पुट करना चाहिए। तो n के जगह पे जब हम 3 पुट करेंगे तो बन जाएगा 3 - 1 2। तो इस प्रॉपर्टी का वहां पे यूज सीधा कर सकते थे, n का वैल्यू 3 रख के। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 3 ऑर्डर का था, इसलिए मेरे पास डिटर्मिनेंट ए के ऊपर पावर 3 आया। देख सकते हो आप यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, शिवम सर आए हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या था कि एक 3x3 मैट्रिक्स है, जब हम डिटर्मिनेंट ए को कॉमन निकाल रहे थे तो पावर 3 निकल कर आया। अगर ये 4x4 का मैट्रिक्स होता तो 4 पावर कॉमन निकलते। सिमिलरली अगर ये n×n का होता तो n पावर बाहर निकलता। तो ऊपर n पावर था और नीचे एक डिटर्मिनेंट था, तो इसलिए n पावर को जब 1 से कम करोगे तो n-1 बनता है। ओके, तो जो लोग प्रूफ चेकआउट करते हैं वो उनके लिए ये प्रूफ है। बाकी जिनको प्रूफ नहीं याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। बट यस, इससे वेरी मच श्योर कि यू विल गेट 1 क्वेश्चन, सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यार। ठीक है, सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रूफ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, आई थिंक ये आपको अभी नहीं चाहिए, दिस वाज एक्चुअली फॉर जेई, इसको नहीं चाहिए, इसको इग्नोर करो। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट, these are some questions अभी करने से पहले मैं आपको चाहता हूं कुछ काम दूं। अभी हमारे पास 20 मिनट का टाइम है। देखिए, अब आपको थोड़ा सा होमवर्क देने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंपल सा चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। तो गाइस इसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम इजी सा पार्ट है, कोई इतना मुश्किल पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा, कैसे बताओगे आपकी कौन सा मैट्रिक्स इसका इनवर्स है। तो वो हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ था। कहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। अब यहाँ पे हाँ निमेश बताओ। सर आप ये इनवर्स मैट्रिक्स वाले में बता रहे थे कि जब एलिमेंट्री ऑपरेशन के दौरान जब कोई भी एक रो या कॉलम जीरो हो जाए तो डिफाइंड नहीं होता है। हाँ एग्जैक्टली बताया था मैंने। अब वहां पे आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अभी हम जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो कंडीशन के ऊपर बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ एक बार मेरे को लिख लेने दो। सबसे पहले जो हमने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि जब एक मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर where A and B are square matrix of order n. A and B are square matrix of order n. तो जब आप एक मैट्रिक्स A को B के साथ मल्टीप्लाई किए हो एंड उसकी जो वैल्यू आई है वो B इंटू ए के बराबर आई है और दोनों वैल्यू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आई है, देन हम कहते हैं A का इनवर्स होता है B और B का इनवर्स होता है A। तो कहने के लिए ये एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं, ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमने लास्ट क्लास में मतलब मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर हमने इसको पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखोगे, आज जो हमने प्रॉपर्टी देखी है, आज वाली जो प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि a इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। जो आज का हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था, ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी जो मैंने बोला था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी में a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई हो रहा है। तो गाइस क्या आप इसको और इसको दोनों को कंपेयर कीजिए तो क्या हम रेड कलर में जो मैंने लिखा हुआ है उसको ऊपर वाले जैसा फॉर्म में ला सकते हैं? थिंक, क्या मैं रेड कलर में जो चीज लिखी हुई है उसको ऊपर वाले फॉर्म में ले जा सकते हैं? यस सर। कैसे ले जाएंगे? आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है उसका एकदम राइट में सिर्फ आई है, लेकिन यहाँ पे राइट में आई के साथ डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड है। डिटर्मिनेंट सर ए इज ए अ का नंबर। अगर सर ए का इनवर्स लेंगे तो ये एडजेसेंट ए हो जाएगा इसका। नहीं, सबसे पहली चीज हम इसको इस फॉर्म में बनाना चाहते। देखो गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ये हमने क्लास मैट्रिक्स के चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशंस के हेल्प से जब इनवर्स निकालते थे तब हमने इस कंडीशन को देखा हुआ, राइट। आज की क्लास में हमने जो प्रॉपर्टी देखा हुआ है वो है ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए हाँ को एडजॉइंट ए से डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक इक्वालिटी है और डिटर्मिनेंट एक सिंपल सा नंबर है, तो नंबर है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो आप कह सकते हो कि हम पूरे इक्वेशन को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये बनेगा a इंटू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, और यहां पे हमारे पास बचेगा सिर्फ आई, ठीक है, यहां पे बचेगा हमारे पास सिर्फ आई। अब इस केस में अगर आप अब कंपेयर करो थोड़ा सा, तो प्रॉपरली वैसा ही फॉर्म बन रहा है कि नहीं? b के जगह पे अगर हम देखेंगे तो क्या आ गया है, b के जगह पे एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a आ गया। अगर b के जगह पे इसको देख रहे हो तो फिर दोनों इक्वेशन एकदम आइडेंटिकल बन जा रहे हैं। तो यहां पे हम कहेंगे कि इफ या कंपेयर अगर कर लिए हो, सबको ये दिख रहा है कि नहीं, कहीं बताओ। b के जगह पे सिर्फ क्या आ गया है,
एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए आ गया, यस और नो? बी की जगह पे सबको दिख रहा है ये चीज? सर डिवाइड क्यों किए? डिवाइड किया हूं ताकि मैं उस फॉर्म में ला सकूं, जो ऊपर वाला फॉर्म है ना, जहां पे आरएचएस में सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आरएचएस में सिर्फ आई लिखा हुआ है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे आई के साथ डिटर्मिनेंट ए लगा हुआ था, एग्जैक्टली उस फॉर्म में लाना चाहते थे, इसलिए डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किए। ठीक है हर्षित? ओम, यस सर। अभिषेक, आया समझ में? तो अगर आप इसको कंपेयर कर पा रहे हो तो हम क्या कह सकते हैं, b की जगह पे ये आ गया, लेकिन b क्या था? b हमारा यहाँ इस प्रॉपर्टी ऊपर वाले के हिसाब से b क्या था? वो हमारा a का इनवर्स था। तो अगर आप इसको सिंपली कंपेयर कर लिए हो तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि a का इनवर्स इज इक्वल टू, a का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a होगा, यस और नो? कंपेयर करके आप इजीली कह सकते हो दैट A इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, एंड दिस इज द फॉर्मूला। यही फॉर्मूला को यूज करके हम एडजॉइंट के हेल्प से डिटर्मिनेंट किसी भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था तो मैंने बोला था ना कि वो ज्यादा मुश्किल होता है, एडजॉइंट वाला ज्यादा इजी होता है, इजी इन द सेंस जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब आप खुद से देखो, ये यहां पे ए इनवर्स को अगर एग्जिस्ट करना है, ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन फॉर ए इनवर्स टू एग्जिस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करे, और सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को देखो तो आपको किस पे कंडीशन दिख रहा है, क्या कंडीशन होना चाहिए? ऊपर एडजॉइंट है तो अपना एक मैट्रिक्स है भाई, एडजॉइंट ए अपना एक मैट्रिक्स है, नीचे डिटर्मिनेंट ए एक नंबर होगा, तो कंडीशन क्या दिख रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली क्योंकि वो एक नंबर है, कोई एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हुआ है। तो एक चीज अपन दिमाग में क्लियर है कि भाई मैथ्स में हम कभी भी किसी भी चीज को एक जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ जीरो मैट्रिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो जीरो आ रही होगी। मैथ्स में हम कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं। सो द ओनली कंडीशन एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन सबसे पहले, एंड दैट इज डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, प्लीज ध्यान रखिएगा। और अब अनिमेश, याद है जब मैंने वहां पे बोला था कि अपन अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं और कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, आप वहीं पे रुक जाना, क्योंकि वहां पे फिर इनवर्स नहीं निकलेगा। हम वहां पे लिख देंगे कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, सो द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब उसका रीजन आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि जब एक मैट्रिक्स के सारे रो के एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, आई मीन एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो वहां पे उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? उस मैट्रिक्स का कितना आएगा बताओ? इट विल बी जीरो, राइट? और डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे उस रीजन को हमने बात नहीं किया था, वो हमने यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर और थोड़े से हम क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ अगर मैं सिंपल एक्सरसाइज 4.5 के हिसाब से बात करूं तो एक्सरसाइज 4.5 में हम जिस भी पॉइंट पे इनवर्स निकाल रहे हैं, वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसीलिए मैं यहाँ पे आने से पहले मैं चाहता था कि हर एक स्टूडेंट एक 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखे और एक 3x3 का एडजॉइंट निकालना सीखे, क्योंकि आप देख सकते हो उसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ हमको उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं 2x2 का।
एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं 2x2 का। फाइंड द इनवर्स ऑफ इसका इनवर्स बताइए। और इसका इनवर्स बताइए। ठीक है, जल्दी से। इसी के साथ हम क्लास को अभी यहां पे एंड करेंगे। सौरभ, आपने को फैक्टर का वैल्यू लिख के दे दिया है। आई एम आस्किंग अबाउट द इनवर्स। याद करो गाइस, ऊपर वाले का को फैक्टर तो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था। इनवर्स में आपको क्या करना होता है? एडजॉइंट को बस उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है। सर लिखने में टाइम लगेगा सर, बता दो ऐसे। हाँ, बोर्ड एग्जाम में भी यही बोलना। ठीक है। नो सर, सर चैट मतलब चैट में लिखने में टाइम लगेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, सो आई बिलीव अनिमेश ने सही भेज दिया आंसर। सॉल्यूशन ऑफ 1। अब देखो गाइस, अब आपका यहाँ पे क्या होगा? पहला स्टेप 1 जो रहेगा ना, स्टेप 1 ध्यान रखना, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो, आप सबसे पहले क्या करोगे? उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है? तो दैट इज 1 into 4 minus 3 into 2. So 4 minus 6 is minus 2. Minus 2 is not equal to 0. तो क्योंकि अब ये एक एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि फॉर द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स टू एग्जिस्ट इट शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सो अब अगर हम इसका ए इनवर्स का बात करें तो ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, राइट। अब 2x2 के लिए आपको क्या तरीका बताया गया? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल्स का साइन चेंज। तो बेसिकली क्या रहने वाला है? ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -2 इनटू, यहां पे हम करेंगे इंटरचेंज, तो ये 4 1, ये 2 का -2 बनेगा, 3 का -3 बनेगा। अब आप चाहो तो -2 को अंदर ले जाओ, -2 को अंदर ले जाओगे तो क्या आएगा? यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी +1 आएगा, यहाँ पे +3/2 आएगा और यहाँ पे -1/2 आएगा। तो दिस इज माई इनवर्स। ठीक है, यस दिव्यांशु, एग्जैक्टली। तो आर्यन ने सही भेजा है, दिव्यांशु ने सही भेजा है। सर दूसरा क्वेश्चन दीजिए ना। आयुष, अलग दुनिया में हो आप। सौरभ, गलती देख लो, पता चल गया गलती, डिवाइड गलत कर रहे हो। रोशन, एडजॉइंट में गड़बड़ कर दिया। गाइस देखो, ये सिली मिस्टेक आई थिंक सबको ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि सबसे सिली मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होते हैं इसमें।
ओके, सेकेंड वाले का जब आप इनवर्स निकालने जाओगे तो क्या होगा, आप पहले डिटर्मिनेंट चेक करोगे तो 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाएगा, माइनस लगाओगे, फिर 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो भी 24 हो जाएगा। तो 24 माइनस 24 कितना हुआ, 24 माइनस 24 हो गया 0। तो जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है तब क्या होता है, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इनवर्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सर लिखेंगे क्वेश्चन गलत। रोशन, ये आई थिंक आपने जिस तरीके से लिखा है मैंने उसको रो 1 माना था, -2 और 3/2 को, जो कि एक्चुअली में फर्स्ट कॉलम है, और फिर 1 और -2 आपने सेकंड रो में लिखा हुआ है जो मेरा सेकंड कॉलम है। ठीक है सर इसका इनवर्स क्यों नहीं निकलेगा? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ओनली कंडीशन फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट कि डिटर्मिनेंट ए को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो क्योंकि वो आप एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो, एडजॉइंट ए तो एक डिटर्मिनेंट ए तो एक नंबर है ना। अब आप खुद बताओ कि अगर मैथ्स में हम किसी चीज को भी 0 से डिवाइड करते हैं क्या, नहीं करते ना, 0 से डिवाइड करते हो तो हम बोलते हैं वो चीज अनडिफाइंड है। तो सिमिलरली यहाँ पे पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले का जब आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था तो -2 आया जो कि नॉन जीरो था, तो हमने इनवर्स कैलकुलेट किया। सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड वाले में आप इसका एडजॉइंट तो निकाल लोगे, बट उस एडजॉइंट को डिवाइड किससे कर रहे होगे, उसके डिटर्मिनेंट से, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही होगी। आप खुद सोचो, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय 0 लिख रहे हो, पॉसिबल है वहां पे? नहीं होगा ना, वो स्टेटमेंट डिफाइन नहीं होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सो नाउ हम दो चीजें करेंगे गाइस अगली क्लास में। पहला, आप 4.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करो, उसमें से 2-3 चीजें मुझे बताना है, अभी टाइम नहीं है तो मैं यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन आप खुद से कर सकते हो, एज सच कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं स्किप हो रहा है। तो आप अगर एक बार उसके पहले थ्योरी को रीड करके फिर एक्सरसाइज पे आओगे, आई एम 100% श्योर हर एक स्टूडेंट से सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली द मेन पार्ट वाज उस पूरे एक्सरसाइज में हाउ टू फाइंड द इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, तो अगली क्लास में पहले इसको थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। हम एक छोटा सा कहूत भी रन करेंगे। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि संडे के दिन में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ताकि जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें एक छोटा सा कहूत रहेगा और इजी क्वेश्चंस रहेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, दे विल बी बेस्ड मेनली ऑन द प्रॉपर्टीज एंड ऑल। मुश्किल से हम लोग 20-25 मिनट्स का कहूत करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चले आप अभी जो पढ़े हुए हो संडेज में वो कितना जल्दी आप वहां पे आंसर कर पा रहे हो। कहूत विल बी प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी लेवल, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऊपर का नहीं रहेगा, ज्यादातर क्वेश्चन उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर रखूंगा, ताकि मुझे भी पता चले, आपको भी पता चले कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, प्रॉपर्टीज आपको कितने अच्छे से याद है। एंड बार बार रिपीट कर रहा हूँ गाइस, this is the first topic of class 12 which we are doing and I don't want any student to miss out। 10 नंबर है यहाँ से, अभी भले ही आपको ये चीज बहुत मुश्किल या हो सकता है कुछ लोगों को ये मुश्किल लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी इसके बाद मुश्किल चीजें आने वाली है। इजी चैप्टर सिर्फ 3-4 है यहाँ पे, उनमें से 2 चैप्टर्स ये हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। इसके अलावा इजी चैप्टर क्या बचा, तो मेरे हिसाब से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एलपीपी वो बचा, एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वो बचा। तो 4 चैप्टर्स मेरे हिसाब से इजी है, और वो उससे कितने नंबर आते हैं, तो 17 से 18 नंबर, बेस्ट के सिनेरियो में 19 नंबर। बाकी 60 मार्क्स जो रहेंगे वो मुश्किल है, मतलब इससे लेवल ऊपर रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि मुश्किल है, बट इससे लेवल बहुत ऊपर रहेगा। इसीलिए टेस्ट लेंगे ओम, टेस्ट लेंगे, बट अब अगर ऑनलाइन टेस्ट ही लेना है, और मुझे पता है कि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा तो चीटिंग करेंगे, सबका मैंने एक्सपीरियंस झेल लिया है, तो इससे बेटर है कहूत करेंगे, कि कहूत में ना चीटिंग के चांसेस खत्म हो जाते हैं।
वहां पे टाइम भी फैक्टर होता है। प्राइस रहेगा कि आपके घर पे मैं फोन करके तारीफ कर दूंगा देवांश, ठीक है, घर पे तारीफ कर दूंगा, या ये कह सकते हो कि घर पे फोन करके एक बार कोई गलती हो गई तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। अनुष्का कह रही है सर तो सेंटर पर बुला लीजिए एक दिन टेस्ट के लिए। अनुष्का दैट इज वेरी रिस्की यार, आप लोग को लाइफ अभी, आप खुद सोचो कि आप ट्रैवल करके आ रहे होगे, आप मान लो अपने पर्सनल गाड़ी में आ रहे हो सकता है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आ रहा हो, तो बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छी बात है अनिमेश, आप खुद से उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में जो मैथमेटिकल चीजें हम देख रहे हैं ना, पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सिर्फ डिटर्मिनेंट से नहीं निकल कर आता है, वो हम पिछले एक साल में किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर था जो हम सबके माइंड को खोल रहा था, मतलब इट वाज लाइक ट्रिगोनोमेट्री में गिन के 10-11 फॉर्मूलाज थे, सिंपल सिंपल, बट क्वेश्चंस अनलिमिटेड। तो हम वहां पे अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में भी सेम खेल है। अभी हम लीनियर उसकी बात करेंगे ना, क्या कहते हैं, लीनियर जो एक्सरसाइज 4.6 है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, दैट इज इजी। इस पूरे चैप्टर नंबर 4 में, डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में, अगर आपको कहीं पे भी मुश्किल होने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, कहीं पे भी मैं आपको अंधेरे में नहीं रखा, आप मेहनत करो, ये पार्ट कर लोगे ना, यू विल फील गुड। 10 नंबर है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको जितना इजी तरीके से बताओ, बट ऐसा नहीं कि मैं आसान आसान क्वेश्चन कराते रहूं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपने देखे हुए हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल एग्जाम आइडिया, कोई भी बुक अगर आपके पास है तो उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस रखे होंगे, आप उन पास्ट ईयर क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिवांश कह रहा है कि टॉप 10 को एक गलती माफ। रिवांश, क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, मैं इतना करूंगा, जब क्विज करेंगे ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले डिसाइड कर लेंगे और बोलेंगे कि इसमें से इससे या इससे ज्यादा क्वेश्चन सही हुए तो उनका एक एक गलती माफ, ठीक है। हाँ हर्षित, एग्जैक्टली। अनुष्का, सेंटर खुला हुआ है, मॉड्यूल्स वगैरह अगर लेना है तो आप आके ले सकते हो। सेंटर सुबह 9, 9:30 से खुलता है 1-2 बजे तक। ओम, गलती अगर सर गलती नहीं हुआ तो चलो वो देखेंगे, गलती नहीं हुआ तो यू विल गेट सम पार्टी। चलो गाइस, तो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। आप लोगों को इस वीकेंड का जो मैंने टास्क दिया है उसको कीजिए। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ मैथ्स पढ़ते रहो, बाकी सब्जेक्ट्स को भी करो, बट ध्यान रखिएगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए। ऑल द वीडियोस आर देयर ऑन यूट्यूब, सबके लिंक्स आपको पता है, खुद से पढ़ो। जहां पे दिक्कत होगी आप मेरे को कॉल कर लेना, कल के दिन मैं थोड़ा फ्री रहूंगा, बस आई एम हैविंग वन क्लास, ठीक है। देखो ओम बता भी रहा है कि सर उस गली में बहुत कोरोना है। आई थिंक सबको पता होगा म्युनिसिपल चौक में, मतलब कोविड केसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑक्यूपाइड और पॉपुलेटेड प्लेसेस इन छपरा। बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं, तो इट्स वेरी लाइकली कि वहां पे कोविड केसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो इसीलिए घर से निकलने से अवॉइड कीजिए गाइस। आप लोगों के सामने एक केस है, नीलम को हुआ था, अभी जाकर वो ठीक हुआ है, नेक्स्ट वीक से वो आपकी क्लासेस लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हम सेइंग कि सब कोई प्रिकॉशंस ले रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई खुले घूम रहा है कि मुझे कोविड नहीं होगा, सब कोई डर डर के ही जी रहे हैं, बट स्टिल लोगों को हो जा रहा है। सिंपल सा सजेशन है, बाहर मत निकलिए अभी। आपके पेरेंट्स मजबूरन निकल रहे होंगे काम करने के लिए आपके लिए, तो एटलीस्ट आप उतना तो पे बैक करो ना, हार्ड वर्क करके, ठीक है। बाय बाय, आई एम एंडिंग द सेशन हियर। टेक केयर, पढ़ाई करना, मस्ती करना, लेकिन बाहर जाके नहीं करना। आई एम एंडिंग द सेशन हियर। कोई डाउट होगा आप कॉल कर लेना या ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है।